हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का। आई होप आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बस दो छोटे छोटे टॉपिक हमारे पास बच गए हैं। कौन कौन से? कैटलिस्ट और कोलिजन थ्योरी। बस वो डिस्कस करना है, फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट कैटलिस्ट। Now, you know that catalyst is a chemical substance which enhance the rate of reaction, which alter the rate of reaction, which change the rate of reaction. तो कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की रेट को चेंज कर देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी परमानेंट चेंजेस। क्यों? कैटलिस्ट जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं तो फाइनली हमको रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद सेम कैटलिस्ट मिल जाता है और सेम अमाउंट में मिल जाता है। तो हम बोलते हैं कि कैटलिस्ट क्या नहीं करता, कैटलिस्ट अपने में कुछ चेंज नहीं करता। जब रिएक्शन खत्म होती है तो कैटलिस्ट सेम बना रहता है, बट रिएक्शन की रेट को क्या कर देता है? अल्टर कर देता है। ये आप पहले से भी जानते हैं। तो हम क्या नया सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे एनर्जी कैटलिस्ट क्या करता है जिस वजह से रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। Catalyst increase the rate of reaction by providing alternate path and decreasing activation energy। तो देखते हैं ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। हमने ग्राफ बनाया था, आपको याद होगा किसका? एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ना। तो आपको याद है हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता था? रिएक्टेंट होता था और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी होगी और धीरे धीरे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो गया? हमारे प्रोडक्ट में। यहाँ जो एनर्जी होती थी उसको हम किससे डिनोट करते थे? ER से। यहाँ पे जो एनर्जी थी उसको हम डिनोट करते थे EP से, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी थी। और यहाँ से हमारे पास क्या था? रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, जबकि हमको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए यहां से जाना पड़ेगा। तो ये जो एनर्जी का गैप था उसको हम लोग क्या बोलते थे हमारे बच्चों? उसको हम बोलते थे हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो रहा था। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा और अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन जो इस टाइप से जा रही थी, ये अब ये वाला पाथ फॉलो करेगी। ये तो कौन सा है? ये तो पहले वाला है, जब विदाउट कैटलिस्ट। और ये वाला पाथ कौन सा है? ये वाला पाथ हमारा विद कैटलिस्ट। तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी है? विद कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि EA डैश जो है वो कम है किससे? EA से। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से हुआ क्या? तो आप सोचो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी कंप्लीट होने के लिए हमको ऐड करनी पड़ रही थी एनर्जी, उसमें क्या हो गया? कम हो गया। पहले रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए फॉर एग्जांपल 50 जूल एनर्जी चाहिए थी, अब उससे कम चाहिए, 40 जूल चाहिए। तो ज्यादा क्या होगी? फॉर एग्जांपल एक जैसे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, पासिंग मार्क्स आपका 33% है, ठीक है, तो कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। इफ मैं क्या करूं, वो जो पासिंग मार्क्स है आपके, पासिंग मार्क्स है 33%, उसको डिक्रीज करके मैं 25% कर दूं। आपको पहले पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 33 मार्क्स। अब मैं कहूं कि तुम 25 मार्क्स भी लाओ आउट ऑफ 100 तो तुम पास हो जाओगे। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पास हो रहे थे उनका नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रिएक्शन भी कुछ उसी टाइप से है। इनको इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, समझ रहे हो बात को? अब हमने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया। अब जिसके पास ये एनर्जी भी है वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हुआ क्या? जब हमने कैटलिस्ट में सॉरी जब रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट ऐड किया तो उसने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया। बट एक्चुअली में उसने एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज किया, उसने क्या किया? एक नया पाथ दे दिया। पहले इस रास्ते से जा रही थी रिएक्शन, अब उसने एक नया पाथ दे दिया। इस नए पाथ देने की वजह से जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी कहां थी हमारी? यहां पे थी, और अब थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी? यहां पहुंच गई। तो एक्चुअली
आपको याद है ना, जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए वो थी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जितनी हमको ऐड करनी पड़ती थी वो हमारी क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी ना। जितनी मिनिमम चाहिए वो तो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जितनी हमको ऐड करनी पड़ रही है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होगी, जब रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी कम चाहिए, तो हमको ऐड भी कम करना पड़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और इफ एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, नहीं तो मैथमेटिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास रिएक्शन थी ना, याद है आपको आरएनएस इक्वेशन क्या थी, K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA बाई RT। जब हम इस EA को डिक्रीज करेंगे, EA को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो EA को जब आप कम करेंगे तो इसके आगे साइन क्या है, माइनस। इफ हम EA को डिक्रीज कर रहे हैं बट उसके आगे साइन क्या है, माइनस, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। बच्चे अच्छे से समझना, EA को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं तो K डिक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ क्या है, EA के आगे साइन क्या है, माइनस। तो जब EA को डिक्रीज करेंगे तो माइनस की वजह से ये क्वांटिटी है एक्चुअली में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो K क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई बच्चों? जब हम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और जब रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगी। कैसे, रेट लो याद है ना, रेट लो इक्वल टू क्या था, रेट इनटू ए टू द पावर अल्फा बी टू द पावर बीटा ना। तो जब हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो रेट भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट इंक्रीज होगा, प्रोपोर्शनल है दोनों, रेट इक्वल टू के है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको एक बार में बोल देता हूं, आपको कैटलिस्ट के बारे में क्या जानना है। कैटलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस which enhance the rate of reaction by providing alternate path by decreasing the activation energy। ठीक है, अच्छा, and without undergoing any permanent changes in it। ठीक है, कैटलिस्ट में खुद में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बारे में, कैटलिस्ट के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट डू नॉट अल्टर द गिब्स एनर्जी। इसको हटा देते हैं, क्या बोला हमने, डोंट अल्टर गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी को हम डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। अल्टर का मतलब चेंज नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखो रिएक्टेंट तो सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, हमने तो खाली रास्ता चेंज किया है ना। और गिब्स एनर्जी आपको क्या याद है ना, क्या थी, वो एनर्जी जो वर्क डन में यूज होती है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओनली किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल में भी तो हमारा रिएक्टेंट ही था, हमने कैटलिस्ट डालने से प्रोडक्ट थोड़ी चेंज हो गया, प्रोडक्ट तो सेम रहा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम है, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है, तो जो वर्क डन हुआ वो चेंज नहीं होगा, तो गिब्स एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, डोंट अल्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इंक्रीज नहीं करेगा, क्यों, जब एक रिएक्शन हो रही है, जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रही है, तो बच्चों बैकवर्ड भी इंक्रीज हो रही है। जब Rp में चेंज ज्यादा होगा तो Pr में भी चेंज ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओनली फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी है, बैकवर्ड भी इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं कैसे, देखिए आपने अभी फॉरवर्ड की जब एक्टिवेशन एनर्जी देखी तो डिक्रीज हुई, तो अब बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी देखिए, बैकवर्ड के लिए क्या होगा, जब प्रोडक्ट रिएक्टेंट में है तो पहले एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी, इतनी थी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। आपको याद है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमने ग्राफ पढ़ा था, तो हमने बताया था यहां से हम देखते हैं बैकवर्ड के लिए, तो बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी और अब क्या होगी, कम होगी। तो हमारी फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ी और बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ी है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्योंकि आपको याद होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, हमने क्लास 11 में पढ़ा है, फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट डिवाइड बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट ना। तो ये क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, डोंट अल्टर कंपोजिशन
रिएक्शन मिक्सचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो आपने जब कैटलिस्ट नहीं डाला था तो जितना प्रोडक्ट उस टाइम मिल रहा था अभी भी उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। बच्चा ऐसा नहीं है कि आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो आपको प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट उतना ही मिलेगा, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। बट होगा क्या, पहले मान लो प्रोडक्ट 10 मिनट्स में मिला था तो अब 5 मिनट्स में मिल जाएगा। प्रोडक्ट फास्ट मिलेगा बट प्रोडक्ट ज्यादा नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट का जो कंपोजिशन था या रिएक्शन मिक्सचर मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी कंपोजिशन था वो आपका सेम रहेगा। इक्विलिब्रियम पे पहले जितना आ रहा था अभी भी उतना ही आएगा। और लास्ट थिंग क्या है? इट अफेक्ट ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये ओनली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, ठीक है। इफ कोई रिएक्शन हो ही नहीं रही है, आप सोच रहे हो उसमें कैटलिस्ट डाल दे वो रिएक्शन हो जाए, तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। कैटलिस्ट ओनली क्या करेगा, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उनकी उसकी रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो ये हमारी कैटलिस्ट की थ्योरी थी। आई होप आप ग्राफ समझ गए होंगे कि पहले विदाउट कैटलिस्ट ग्राफ ये था, विद कैटलिस्ट ये है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारे क्या होगी, रेट इंक्रीज होगी। उसके अलावा हमने पढ़ा कैटलिस्ट गिव्स एनर्जी को चेंज नहीं करता, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, सेम है। और हमारी गिव्स एनर्जी किससे डिपेंड होती है, ये हमारी वर्क करने की एनर्जी है और वर्क डन सेम रहेगा क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, तो इनका रेशियो क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। वही क्या होता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देन कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। रिएक्शन मिक्सचर में जो जितना प्रोडक्ट मिलना था उतना ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये ओनली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज नहीं करता है। और ये ओनली उन रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है जो रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो बात करते हैं कोलिजन। टॉक अबाउट कोलिजन थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी सपोज दैट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर hard sphere and when the reactant molecules collide with each other they will give us product। तो क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है, हार्ड स्फीयर है। आइदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम हो, कुछ भी हो, जो भी रिएक्टेंट्स है वो हमारे लिए क्या है, हार्ड स्फीयर है। और जब वो कोलाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। जब भी वो कोलाइड करते हैं तो हमको क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है। उनके कोलिजन से ही प्रोडक्ट मिलता है। बट all collision not give us product, only effective collision give us product, ठीक है। सारे कोलिजन हमको प्रोडक्ट नहीं देंगे, ठीक है। ओनली कौन देंगे, इफेक्टिव कोलिजन। तो कोलिजन भी आपके हो सकते हैं दो टाइप का। जो कोलिजन है आपका वो दो टाइप का है। कौन कौन सा, एक तो आपका हो गया इफेक्टिव कोलिजन और दूसरा आपका इम्प्रॉपर कोलिजन। तो आपके कोलिजन दो टाइप के हो गए, एक तो आपका इफेक्टिव कोलिजन हो गया, एक आपका इम्प्रॉपर कोलिजन हो गया, ठीक है। अब इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है, ये क्या देगा, ये हमको प्रोडक्ट देगा। तो हमको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन क्या है। तो इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन है। एक तो हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अब ओरिएंटेशन मतलब कोलाइड करने का तरीका। फॉर एग्जाम्पल ये दो रिएक्टेंट है, इफ मैं बोलूं कि ये मेरा प्रॉपर कोलिजन है, इफ यहां से ये कोलाइड होंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा, तो ओनली यहीं से कोलाइड होने से प्रोडक्ट मिलेगा। इफ ये ऐसे कोलाइड होंगे तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब जो जिस जगह से कोलाइड होने से प्रोडक्ट मिल रहा है वही क्या हमारा प्रॉपर ओरिएंटेशन है। इफ ऐसे कोलाइड होंगे तो भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। कोलिजन का एक प्रॉपर वे होता है, उसी अकॉर्डिंग इफ वो कोलाइड होंगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और उस तरीके को हम बोलते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। सेकेंड, उनके पास होनी चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप ऐसा भी बोल सकते हो एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है प्रोडक्ट में कब चेंज होगा, जब उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी। इफ किसी के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। तो जब रिएक्टेंट कोलाइड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। बट कौन, कोलिजन में दो कंडीशन होनी मस्ट है। क्या? एक तो उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और एक उनके
पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। इफ उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा, उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, तो वो हमको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, फ्रूटफुल प्रोडक्ट देंगे। वही क्या है हमारा इफेक्टिव कोलिजन। समझ आया? इफेक्टिव कोलिजन क्या है? द कोलिजन थ्रू विच वी विल गेट फ्रूटफुल प्रोडक्ट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो कंडीशन है, कौन कौन सी? प्रॉपर ओरिएंटेशन और थ्रेशोल्ड एनर्जी। और जिस कोलिजन से हमको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा वो हमारे लिए क्या है? इम्प्रॉपर कोलिजन। चलो हम बार बार बात कर रहे हैं कोलिजन की, तो बात करते हैं कोलिजन में कुछ कुछ टर्म्स आएगी। फर्स्ट हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको डिनोट करते हैं जेड से। इफ कहीं मैं जेड ए भी लिख दूं, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू बी। ए और बी के मॉलिक्यूल्स के कोलाइड होने की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट टाइम इन 1 सेकेंड में, मान लो एक 1 वॉल्यूम में 1 सेकेंड में जितने कोलिजन हो रहे हैं वो हमारी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? एक जितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट टाइम में, वो हमारी क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है? चलो अब बात करते हैं। अब क्या है कि इस थ्योरी में एक रेट का फॉर्मूला है। ठीक है? वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। रेट इक्वल टू के, सॉरी मतलब रेट इक्वल टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। इसको समझना जरूरी है। रेट तो आप समझते ही हैं। ठीक है? P क्या है? P है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन। हमने बोला था ना। अच्छा, इसका एक और दूसरा नाम भी, इसको हम स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है? प्रॉपर कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन से कोलिजन होने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको हमने किससे डिनोट किया है? P से। Z आपको पता ही है, ये क्या है? हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और ये क्या है? ये सीबीएसई ने बार बार पूछा है, e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये है e टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो रेट किससे डिफाइन किया हमने? रेट बोला, रेट कब ज्यादा होगी? जब P ज्यादा होगा। P क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन होने की प्रोबेबिलिटी। जितना ज्यादा प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, उतनी ज्यादा रेट होगी। फर्स्ट। सेकंड है जेड पे डिपेंड कर रहा है। जेड क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जितना कोलिजन फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? हमारी रेट। थर्ड है ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होगी तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? हमारे प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। चलो आप थ्योरी को समझ गए होंगे, मैं समराइज कर देता हूं। हमने बोला कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल रिएक्टेंट आर सपोज्ड टू बी हार्ड स्पेस और व्हेन दे कोलाइड they will give us product. All collision will not give us product. The collision which will give us fruitful product is known as effective collision. And for effective collision there are two conditions, that molecules must be have some certain minimum energy, that is known as threshold energy, and their orientation should be proper ना। उसके बाद हमने frequency define की, collision frequency the number of collision पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हमने एक रेट का फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, रेट इक्वल टू पी जेड ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। पी आपको पता है स्टेरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन कोलिजन,
Z collision frequency e to the power minus EA by IRT, the fraction of molecules having more than activation energy. EA activation energy, R gas constant, T absolute temperature. चलो अब आपने पूरा क्लियर हो गया होगा, बस आपको एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, जब हम लोग ऑर्गेनिक करेंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन को और अच्छे से समझ लेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3Br, CH3 तीन तो हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, एक कोई भी हैलोजन है। इफ हम इसकी रिएक्शन एक्वस मीडियम में कराए, एक्वस मीडियम में हमारे पास OH माइनस होता है, या बेसिक मीडियम में भी करा दो KOH या NOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ भी क्या होगा OH माइनस। तो यहाँ हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक तो ये है हमारा एल्काइल हैलाइड और ये क्या है हमारा OH माइनस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, कोलाइड होंगे और कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये OH कार्बन पे ऐड होना चाह रहा है, ठीक है। तो कोलिजन कैसे हो सकता है, एक तो फ्रंट से अटैक कर सकता है OH, और एक कहां से कर सकता है, बैक से, ठीक है। तो हम दोनों तरीके देखेंगे, ठीक है। हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो मान लो कहां से, जब ये कहां से जाए, ये फ्रंट से जाए, ये हमारा फर्स्ट वे, और सेकंड वे क्या है, जब ये कहां से जाए, बैक से जाए, ठीक है। तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि हमारा कौन सा ओरिएंटेशन प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है। तो हमको पता है कार्बन और हैलोजन में, हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो हैलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड के। तो इस हैलोजन पे चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज आएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो जब ये नेगेटिव यहां से आएगा तो यहां पे भी तो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे, ये अट्रैक्ट हो नहीं पाएगा, ये यहाँ कार्बन तक जा ही नहीं पाएगा। तो ये वाला जो कोलिजन हमारा फर्स्ट वाला, ये क्या है, इम्प्रॉपर हो गया। जबकि इफ ये बैक से जाएगा तो क्या है, इसका चार्ज नेगेटिव और कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इजीली चला जाएगा। तो ये वाला कोलिजन हमारा क्या है, इफेक्टिव कोलिजन होगा, या फिर बोल दो इसका ओरिएंटेशन कैसा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। आई होप आप ओरिएंटेशन के बारे में अभी समझ गए होंगे। और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको पता ही है ना, इसके पास OH आ जाएगा, Br हट जाएगा, ये प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। यहाँ से Br माइनस निकलेगा और ये OH माइनस इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो ये यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब समझे फ्रंट से क्यों नहीं अटैक हो रहा था, कि इसका भी चार्ज नेगेटिव, इसका भी चार्ज नेगेटिव, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन वाला कोलिजन। और जब ये यहाँ से अटैक किया तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर ओरिएंटेशन। चलो बच्चों हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.